आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले लगातार मैं आपको सैटरडे से ही एक सैमुअल एंड रोजी की तमाम जो उनकी मौत की मिस्ट्री है उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, जो पहलू है वो आप तमाम लोगों तक सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे बहुत सारे जो क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं और बाकी लोग हैं, उनका ये मानना है कि शायद नॉर्थ ईस्ट की खबरों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, उनकी न्यूज़ के साथ हम लोग उतना इंसाफ नहीं कर पाते हैं। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के एक वीडियो को देखकर और एक क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने इसे भेजा, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, इस स्टोरी को आप तक पहुंचाना चाहिए और इस मुहिम में जस्टिस के कहीं ना कहीं जो भी रोल प्ले हो सकता है वो करना चाहिए। तो इस सिलसिले में सैमुअल के फादर से भी बात की, मिस्टर गांगुली से। हमारी टीम में सुनील मौर्य हैं, उन्होंने बात की पूरी और वो सामने आपके रखा। चिराग गोठी और सुनील मौर्य गुरुग्राम भी गए, दिल्ली में भी गए और दिल्ली पुलिस और उन लोगों से बातचीत की, अस्पताल भी गए, डॉक्टरों से बातचीत की, वो सारी चीज़ें आपने कहानी देखी। अपडेट इसमें फ़िलहाल ये है कि जो रोज़ी की मौत हुई और जो रोज़ी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर एक बोर्ड बनाई गई है। गुरुग्राम पुलिस ने ऑलरेडी एक SIT बनाई है, तो वो उसको देखेंगे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन देंगे कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह क्या है। दूसरी तरफ सैमुअल की मौत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें शुरू में यही था कि दम घुटने से हुई है, लेकिन फैमिली का इल्ज़ाम है कि उनके जिस्म पे चोट के अनगिनत निशान हैं, दांत टूटा हुआ है, होंठ पे ज़ख्मी है, बदन पे भी बहुत सारे और ज़ख्म के निशान हैं, तो वो सुसाइड नहीं हो सकता। तो उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। तो एक तरफ गुरुग्राम की SIT जांच कर रही है, एक तरफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको क्राइम तक के ज़रिए देते रहेंगे और जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाएं, हमारी कोशिश यही है कि पूरी टीम इस खबर पर अपनी नज़र बना के रखेगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। टीज़र आपने देखा होगा और सोशल मीडिया की बहुत सारी कहानियां भी आपने सुनी होंगी। आज की कहानी एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जो एक मजाक से शुरू होती है और कई बार ये कई ऐसे मुहावरे, कई ऐसे किस्से मैंने सुने हैं जिसमें मजाक जानलेवा बन जाता है। लेकिन ये कहानी ऐसा जानलेवा बनेगा कि इसकी वजह से एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों की जान जाए, ये सोच के भी अजीब लगता है। ये अफसोसनाक कहानी केरल की है, साउथ इंडिया की। केरल के कोल्लम ज़िला की है और कोल्लम ज़िला में भी एक गांव है कुल्लू वथुक्कल। कुल्लू वथुक्कल गांव, 23 साल की रेशमा इस गांव में ब्याही गई, उसकी शादी हुई। उसके पति विष्णु, वो देश के बाहर जॉब करते हैं, शायद गल्फ़ में। रेशमा की शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, अपने पति के साथ खुश थी। पति ज़्यादातर बाहर रहते तो वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती, खुश थी और ससुराल भी भरा पूरा था, सारे लोग थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान जनवरी के महीने में, ये 2021, मतलब करीब 5 महीने पहले, एक छतन्नूर पुलिस स्टेशन है, छतन्नूर पुलिस स्टेशन में एक सुनसान जगह पे, एक कूड़े के ढेर पे एक नवजात बच्चा मिलता है जो अभी एकदम बिल्कुल पैदा ही हुआ था और किसी ने उसको कूड़े के ढेर पर लाकर फेंक दिया था। तो ये छतन्नूर पुलिस को कोई खबर देता है कि किस तरह से नवजात बच्चा है जो अभी भी जन्मा है और पता नहीं उसके माँ बाप किसी ने यहाँ फेंक दिया है। तो पुलिस आती है, उस बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जाती है। अपने यहाँ बहुत सारे, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी। कई माँ बाप मजबूरी में कुछ बेटा और बेटी के बीच जो फ़र्क करते हैं, वो भी ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं जिसमें इस तरह से बच्चों को पैदा होते ही उन्हें लगता है कि बेटियां हैं, बोझ समझने वाले लोग कूड़े के ढेर पे फेंक देते हैं। ऐसे मैंने अपने करियर में कई स्टोरीज़ कवर की, जो बयान करना भी मुश्किल है कि कैसे कचरे के ढेर पर जानवर उन बच्चों के इर्द गिर्द भूखी नज़रों से घूरते हैं कि कब मौका मिले और वो हमला करें। ऐसे बहुत सारे केस। और राजस्थान में एक ऐसी NGO थी जिसने बाकायदा एक पालना नाम से एक वो बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें लिखा होता था कि फेंकिए मत, हमें दे दीजिए, हम पालेंगे। तो ऐसी कोशिश भी होती है। तो खैर, इस जगह पे भी केरल में एक कूड़े के ढेर पे एक बच्चा मिलता है, खबर मिलती है, पुलिस उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देती है। लेकिन शायद वो काफ़ी देर तक उस कूड़े के ढेर पे था और उसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे की मौत हो जाती है, बात आई गई हो जाती है। अब चूँकि एक नवजात बच्चा और कूड़े के ढेर पे मिला, उसके बाद में अस्पताल में मौत हुई, तो ये सीधे सीधे उस वक्त मर्डर का भी मामला नहीं था, क्योंकि जब पुलिस उसको लेकर गई तो वो जिंदा था और ये देख के ही लग रहा था कि बच्चे को पैदा होते ही, जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे फेंक दिया। लेकिन पुलिस इस केस की तफ्तीश करती रहती है कि ये बच्चा किसका है, कौन है वो माँ बाप जिन्होंने इस बेदर्दी से एक बच्चे को कूड़े के ढेर पे फेंका।
पुलिस की तफ्तीश करीब 5 महीने तक चलती है, पर पुलिस को सुराग नहीं मिलता कि ये बच्चा किसका है। इस दौरान में पुलिस अपने लेवल पे काम कर रही थी और चेक कर रही थी कि ये बच्चा किसका हो सकता है। इस लोकल पुलिस स्टेशन में फिर ये हुआ कि एक तो पता लगाने की कोशिश की गई कि हाल में कौन कौन प्रेग्नेंट था, उसके ज़रिए भी कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने कुछ डीएनए कराने का फैसला किया और इत्तेफाक से 5 महीने के बाद इस बच्चे का डीएनए एक महिला से मैच कर जाता है और उस महिला का नाम था 23 साल की रेशमा, जिसका पति विष्णु विदेश में काम करता है और रेशमा यहाँ रहती है अपने ससुराल वालों के साथ। तो पुलिस को ये पता चल जाता है डीएनए से कि इस बच्चे का बायोलॉजिकल माँ बाप जो है वो रेशमा और उसके पति विष्णु है। इसके बाद पुलिस रेशमा के पास पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद रेशमा के पास कोई चारा नहीं था और वो अपना जुर्म कबूल करती है कि हाँ उसने इस बच्चे को फेंका। अब यहीं से एक अजीब सी कहानी शुरू होती है। जब ये पता चलता है कि रेशमा को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया और पकड़ा और एक नवजात बच्चे को कूड़े के ढेर पे फेंका है, तो सबसे पहले रेशमा के तमाम जानने वाले, ससुराल वाले, उसके अपने यहाँ तक के घर वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को पता नहीं था कि रेशमा प्रेग्नेंट है या रेशमा ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। तो उन सब के लिए ये था कि वो रेशमा के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए कि रेशमा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रेशमा तो माँ बनी ही नहीं, उसने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। और उनका कहना था कि हम घर वाले हर वक्त साथ रहते हैं तो हमें पता चलना चाहिए था कि ये प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे पुलिस भी हैरान। फिर रेशमा के पति विष्णु को संपर्क किया गया। अब जब पुलिस रेशमा को ले गई तो फिर विष्णु भी भागकर केरल पहुँचता है, हिंदुस्तान आता है। और पुलिस तब हैरान रह जाती है जब विष्णु भी कहता है कि उसे रेशमा ने कभी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, मतलब पति को भी नहीं पता कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब मामला अजीब हो गया। लेकिन फिर रेशमा जो है वो कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने पूरी दुनिया से ये बात छुपाई, अपने पति से भी, ससुराल वालों से भी। अब यहाँ पुलिस और ससुराल वाले और बाकी तमाम लोगों का ये कहना था कि या तो ये बच्चा किसी और का होता तो समझ में आता है कि तुम छुपाओ, लेकिन डीएनए से ये साफ पता चल रहा है कि इस बच्चे की माँ तुम हो और बाप तुम्हारा पति है। तो इसमें कोई ऐसी पाप वाली भी बात नहीं थी कि तुम छुपाओ अपने पति से, अपने ससुराल वालों से। तो ये बच्चे की कहानी तुमने छुपाई क्यों? अब पुलिस इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी और ये वाकई अपने आप में एक सवाल था कि एक माँ जो सचमुच माँ बनी, जिसका बच्चा उसके पति का है, उसका है, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि डीएनए भी मैच कर गया है, लेकिन वो पत्नी पूरी दुनिया से ये छुपा रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद कूड़े के ढेर पे फेंक देती है। इन सवालों के जवाब पुलिस को चाहिए थे क्योंकि ये अजीब से सवाल थे। इसके बाद रेशमा मुँह खोलती है। रेशमा एक कहानी बताती है। कहती है कि जब उसके पति विष्णु विदेश गए तो घर का काम करने के बाद जो खाली वक्त मिलता था वो सोशल मीडिया की तरफ एक्टिव हुई। फिर उसने सोशल मीडिया पे वक्त बिताने लगी। इसी दौरान में फेसबुक पर एक शख्स से उसकी दोस्ती हुई। उस शख्स का नाम था आनंदू। आनंदू नाम से उसका प्रोफाइल था, उसकी तस्वीर थी। उसने कहा फेसबुक पे फ्रेंडशिप जो थी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, दोनों फ्रेंड बने, नॉर्मल बातचीत होने लगी। धीरे धीरे फिर बातचीत गहरी होती गई और रेशमा ने कहा कि आनंदू से उसे प्यार हो गया। इस हद तक प्यार हुआ कि रेशमा ने यह तय कर लिया कि अब वो विष्णु को छोड़कर आनंदू के साथ ही बाकी की ज़िंदगी गुजारेगी। रेशमा की उम्र 23 साल थी, शादी 2-3 साल पहले ही हुई थी। तो उसने कहा उस फेसबुक पे आनंदू से बात करते करते उससे बेइंतहा प्यार हो गया और उसने तय कर लिया कि वो आनंदू के साथ ही अब रहेगी, आनंदू के साथ ही उसकी खुशी है। और ये भी प्लान कर रहे थे। इसी दौरान में एक दिन रेशमा ने आनंदू को बताया फेसबुक पे कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। रेशमा आनंदू से कभी नहीं मिली, ज़िंदगी में नहीं मिली। जो फेसबुक पे बात होती थी बस वही बात होती थी। कभी उसकी मोबाइल पर भी बात नहीं हुई, मतलब सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए ही बात होती थी फेसबुक पर। ये लिखती थी वो जवाब देता था, या वो जो लिखता था ये जवाब देती थी। तो ऐसे ही एक दिन रेशमा ने बताया सच कि वो प्रेग्नेंट है और उसका एक बच्चा होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो ये बच्चा हम दोनों की ज़िंदगी में रोड़ा न बन जाए, तो सलाह दो मैं क्या करूँ। तो रेशमा ने पुलिस को बताया कि आनंदू ने उससे कहा कि तुम बच्चे को फेंक दो, चूँकि कई महीने हो गए थे, वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती थी, बच्चा गिरा नहीं सकती थी। तो रेशमा ने बताया कि तब उसने कहा आनंदू ने, जो फेसबुक पे उसका दोस्त है, कि तुम इस बच्चे को फेंक दो
फिर हम दोनों की ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी। रेशमा ने आनंदू की ये बात मान ली। इसके बाद उसने इस प्रेगनेंसी की बात को सबसे छुपा कर रखा और डिलीवरी का जब वक्त आया तो वो अकेली गई, बच्चे को अस्पताल में जन्म दिया, बच्चे को उठाया, जन्म के कुछ घंटे के बाद वो डिस्चार्ज भी हो गई और ले जाकर एक सुनसान जगह पर इस बच्चे को कुल्लू वथुक्कल नाम के गांव में कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। वो तो किसी राहगीर की नज़र पड़ी और फिर उसने पुलिस को बताया, पुलिस अस्पताल ले गई, फिर बच्चे की मौत हो गई और तब पुलिस की ये जांच शुरू होती है। तो अब रेशमा ने ये सारी चीज़ें बता दी। अब पुलिस के लिए ये अजीब सी चीज़ थी कि एक शख्स जिससे कभी रेशमा मिली नहीं, उसके लिए उसने अपने बच्चे को मार डाला, मतलब एक तरह से फेंक दिया, मारा ही, और पूरे घर वालों से प्रेगनेंसी छुपाई। अब पुलिस ने इस आनंदू को ढूंढने का फैसला किया, रेशमा के बॉयफ्रेंड को। फेसबुक के सारे प्रोफाइल खंगाल डाले। शुरुआती जांच के बाद ही पुलिस को यह डाउट हो गया कि आनंदू नाम का कोई शख्स है ही नहीं, ये रेशमा की गलतफहमी है या फिर फेक प्रोफाइल आईडी है। अब जांच करती रही पुलिस, कोई फायदा नहीं, वक्त गुजरता रहा। इस दौरान में, जांच के ही दौरान, पुलिस को पता चला कि जो फेसबुक प्रोफाइल पे जाती थी रेशमा, उसमें एक सिम था, एक सिम कार्ड जिस नंबर से वो फेसबुक को एक्टिवेट करती थी, चलाती थी, वो सिम आर्या नाम की उसकी ननद के नाम पर है, सिस्टर इन लॉ के नाम पर है। अब पुलिस को लगा कि फेसबुक रेशमा एक्टिव ऑपरेट कर रही है, पर जिस सिम से यूज़ करके इसको ऑपरेट कर रही है वो सिम आर्या के नाम पे, उसकी ननद के नाम पर है। तो ऐसा क्यों है? आर्या का क्या कनेक्शन है? फिर पता चला कि आर्या के साथ एक और नज़दीकी, उसकी एक और जो रेशमा की भतीजी है ग्रीष्मा, उसके साथ है। तो आर्या और ग्रीष्मा दोनों नज़दीक हैं और कुछ ऐसे फेसबुक पे चीज़ें मिली जिसमें आर्या का सिम मिला, ग्रीष्मा का कुछ जिक्र मिला। तो फिर चथन्नूर पुलिस ने यह तय किया कि इस सिम के ज़रिए आर्या से पूछताछ करें कि उसको क्या जानकारी है इस आनंदू के बारे में, जिसके इश्क में पड़कर रेशमा अपना घर तबाह कर रही थी, अपने बच्चे तक को कूड़े के ढेर पर फेंक आई। तो इसी सिम के इस खुलासे के बाद पुलिस ने आर्या और ग्रीष्मा के पास एक नोटिस भिजवाया और कहा कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, कल आपको पुलिस स्टेशन हाजिर होना होगा। अभी रेशमा पुलिस के कब्जे में है, पुलिस ने उसे उठा लिया है बच्चे को कूड़े के ढेर पे फेंकने के लिए और फिर बच्चे की मौत की जिम्मेदारी के लिए। तो वो जेल में है। ये बात आर्या और ग्रीष्मा, आर्या जो है वो रेशमा की ननद है सगी, मतलब उसके पति की बहन विष्णु की, और ग्रीष्मा उसकी भतीजी है। तब पुलिस इन दोनों को नोटिस भेजती है, कल पुलिस स्टेशन आना है, आप दोनों को आपसे बयान लेना है। इसके बाद अगले दिन पुलिस इन दोनों का इंतज़ार कर रही है। ये दोनों नहीं आती। एक और दहलाने वाली खबर आती है। शाम को पता चलता है कि उसी गांव में जहां ये दोनों रहती थीं, आर्या और ग्रीष्मा, नदी से 2 महिलाओं की लाश मिली है। उन दोनों लाश की शिनाख्त होती आर्या और ग्रीष्मा के तौर पर। पोस्टमार्टम होता है। अब ये देखा जाता है कि कहीं ये मर्डर या कत्ल तो नहीं है। इधर जो मेन सस्पेक्ट है बच्चे के मौत के लिए, रेशमा, वो पुलिस की कस्टडी में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, दोनों ने नदी में छलांग लगाई और डूबने से इनकी मौत हुई। फिर गाँव के कुछ विटनेस मिलते हैं जो बताते हैं कि हाँ, इन दोनों को नदी की तरफ जाते हुए देखा गया। अब ये पूरी कहानी पलट जाती है। एक बच्चे की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, उसकी माँ पुलिस के कब्जे में है, और जिन 2 लोगों की गवाही लेनी थी वो दोनों अचानक पुलिस के संबंध देते ही खुदकुशी कर लेती है। मामला आके फिर वहीं रुक जाता है कि असली कहानी क्या है। पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। अब पुलिस ज़ीरो इन करती है आर्या और ग्रीष्मा के तमाम नज़दीकी ऐसे लोगों के बारे में जिनसे वो खुल के दोनों बात किया करती थी, जो उनके करीबी दोस्त हों। और इत्तेफाक से आर्या के एक बहुत ही गहरी दोस्त पुलिस के हाथ लग जाती है। पुलिस इससे पूछताछ करती है। आर्या की वो दोस्त एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो बताती है कि आर्या ने उसे ये बताया था और ग्रीष्मा ने भी बताया था कि कहानी क्या है। इतना ही नहीं, आर्या की वो दोस्त ये भी बताती है कि खुदकुशी से एक रात पहले आर्या ने अपनी सास यानी मदर इन लॉ को भी ये कहानी सुनाई थी। इसके बाद पुलिस मदर इन लॉ को बुलाती है आर्या से, उनसे पूछताछ करती है और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, आर्या ने ये बात हमें बताई है। वो बात क्या थी, इस पूरी कहानी का निचोड़ था। जो आर्या ने बताया अपनी दोस्त को, जो आर्या ने बताया अपनी सास को, वो कहानी ये थी
कि आर्या की भाभी लगती थी रेशमा। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर में ननद भाभी में मजाक जैसे देवर भाभी में होता है का रिश्ता है। और ग्रीष्मा भांजी थी। लगभग सभी हम उम्र थे। जब विष्णु विदेश चला गया, रेशमा यहाँ ससुराल में अकेली, तो ननद भाभी के बीच अक्सर मजाक होता था और ये मजाक हर घर में होता है। लेकिन इसी दौरान में आर्या और ग्रीष्मा ने एक नए तरीके का मजाक रेशमा के साथ करने का फैसला किया। इन दोनों ने यह किया कि फेसबुक पर जाकर एक आईडी क्रिएट की और ये आईडी बनाई आनंदू के नाम पर। और इसके ज़रिए बनाने के बाद रेशमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब रेशमा ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद अब रेशमा और आनंदू के नाम से उस फेसबुक पे बातचीत हो रही है। रेशमा उसे आनंदू एक लड़का समझकर बात कर रही है, जबकि इधर से उस फेसबुक को जो ऑपरेट कर रही है वो आर्या और ग्रीष्मा कर रही है। मतलब ये दोनों अपनी भाभी और मामी के साथ मजाक कर रही है। लेकिन रेशमा ने इसको सीरियसली ले लिया। उसे लगा कि आनंदू नाम का शख्स वाकई एग्जिस्ट करता है और यह है, और धीरे धीरे उससे प्यार हो गया और ये लोग भी उसके प्यार के ऊपर इजहार भी करते रहे लगातार। और इस तरीके से एक झूठे फेक आईडी के चक्कर में पड़कर रेशमा एक झूठी मोहब्बत में पड़ गई और अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब ये कहानी का एक पार्ट था। अब सवाल ये है कि एक मजाक था, दोनों एक्सेप्ट कर सकती थी, खुदकुशी क्यों की? तो जो पुलिस की छानबीन है उसमें ये है। अब यहीं पे दूसरा पार्ट आता है। रेशमा ने कभी अपने पूरे ख़ानदान, पति, सास, इवन आर्या, अपनी ननद या भांजी, किसी को ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये बात पूरे ख़ानदान से अछूता था। कोई नहीं जानता था कि रेशमा गर्भवती है। जब इस फेक आईडी के ज़रिए आनंदू से मोहब्बत हो गई रेशमा की, तो उसके बाद एक दिन रेशमा ने उससे कहा कि हमें तुम्हारे साथ घर बसाना है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे का क्या करूँ? ये बात जब आर्या और ग्रीष्मा ने फेसबुक पे पढ़ा तो दोनों हंसी। उन्हें लगा भाभी मजाक कर रही हैं, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट होती तो हम सबको पता होता। तो वो प्रेग्नेंट है नहीं, तो हमारे साथ वो भी मजाक कर रही हैं, मतलब आनंदू के साथ मजाक कर रही हैं। तो इन लोगों ने इसी मजाक में, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इनकी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, यानी रेशमा प्रेग्नेंट नहीं है, ये रिप्लाई कर दिया कि कोई बात नहीं, बच्चा हो तो उसको फेंक देना, ताकि रास्ते में कोई अड़चन ना हो, हम दोनों ही बस रहेंगे। तो ये आर्या और ग्रीष्मा ने इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वाकई रेशमा गर्भवती है। और इस चीज़ को उधर रेशमा ने ये समझा कि आनंदू ने ऐसा कहा है कि तुम अपने बच्चे को फेंक दो, फिर हम दोनों साथ ज़िंदगी बिताएंगे। और उसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और इसीलिए जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे ले जाकर वाकई फेंक दिया। यही वो चीज़ है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जब उन्होंने सिम कार्ड के ज़रिए आर्या और ग्रीष्मा का पता लगाया तो वो दोनों डर गईं। उन्हें लगा कि एक बच्चे की मौत की वजह से उनकी भाभी रेशमा ऑलरेडी जेल में है। अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि इस बच्चे को फेंकने का आइडिया हम दोनों ने ही दिया है, क्योंकि आनंदू नाम का कोई शख्स इस दुनिया में है ही नहीं उनकी नज़र में, जो फेसबुक तो उन्होंने क्रिएट किया फेक आईडी। तो एक मजाक में एक बच्चे की जान गई और उस जान के लिए अब इन दोनों के ऊपर आँच आएगी। तो ये दोनों डर गई, आर्या और ग्रीष्मा, और इतना डर गई कि जब पुलिस ने इन्हें सम्मन भेजा तो दोनों अगले दिन जाकर नदी में कूद गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो एक मजाक, एक फेक फेसबुक की आईडी, भाभी और ननद के बीच, भाभी और भांजी के बीच एक मजाक ने 3 लोगों की जान ले ली।